नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने महिला पहलवानों को सुरक्षा देने के निर्देश भी दिए। वहीं पहलवानों ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, इसलिए उनका धरना जारी रहेगा। पहलवानों के आरोप को लेकर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि कोर्ट ने जो भी तय किया है मैं उसका स्वागत करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। जांच में जहां भी ज़रूरत पड़ेगी मैं मदद करूंगा। इन लोगों को इंतज़ार करना चाहिए था। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं न्यायपालिका के फैसले से खुश हूँ। न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं। मैंने हर नियम कानून को माना था और इन लोगों को इंतज़ार करना चाहिए था, इंतज़ार नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक फैसला दिया और हम तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे। हम कह रहे हैं कि मैं हर निर्णय का स्वागत करता हूं। सरकार ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत किया, आईओ ने जो जांच कमेटी बनाई उसका स्वागत किया, जो ओवरसाइट कमेटी बनी उसका स्वागत किया। अब मैं इसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने कर्म पर मुझे भरोसा है। मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है और मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूं और बेहद प्रसन्न हूं और दिल्ली पुलिस को जांच मिली है और जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर, और मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, एफआईआर लिखने का आदेश हुआ है। यद्यपि सरकार की तरफ से कहा गया था कि एफआईआर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है और एफआईआर लिखी जा चुकी होगी या लिखी जा रही होगी, और मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूं। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद पहलवान विनीश फोगाट ने कहा है कि उन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए धरना जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो एफआईआर करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है और वो लूज एफआईआर कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। तो जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सभी राज्यों को खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि धर्म की परवाह किए बिना गलती करने वालों पर कार्रवाई करें। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच गंभीर अपराध है जो देश के ताने बाने को प्रभावित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ये आदेश सिर्फ यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली के लिए दिया था, लेकिन आज इसका दायरा बढ़ाते हुए सभी राज्यों को इसमें शामिल कर लिया है। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चिंता जताई है और एक बड़ा आदेश जारी किया है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि वो हेट स्पीच की शिकायत ना भी हो तो सुओ मोटो लेकर, यानी स्वतः संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करें। उन्होंने ये भी कहा कि देश के सामाजिक ताने बाने को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है, ये भी कहा है कि हेट स्पीच जो है वो जो गणतंत्र है उसके सीधे दिल पर वार करता है और जो लोगों की गरिमा है उसको ठेस पहुंचाता है। यहाँ पर जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस
बी.वी. नागरत्ना की ये बेंच है जिसने 2022 में भी ये आदेश दिया था, लेकिन वो आदेश जो है वो सिर्फ 3 राज्यों तक सीमित था, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड। अब सुनवाई में जो अपना आदेश है सुप्रीम कोर्ट ने उसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया है और साथ ही कहा है कि सभी राज्य इसमें पक्षकार बने और अपनी अपनी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले में सख्ती दिखाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि धर्म के परवाह किए बिना पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, हेट स्पीच को लेकर शिकायत का इंतजार नहीं करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राजनीति को धर्म से अलग करना होगा, उसके बाद ही ऐसे मामले रुक सकते हैं। उन्होंने बड़ी टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा था कि राज्यों को आगे बढ़कर ऐसी हेट स्पीच पर कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं हैं जिसमें कई धर्म संसद जो ही जिसमें मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच दी गई, उनके मामले थे जिसमें कार्रवाई की मांग थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि हेट स्पीच को रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि पुलिस अफसरों की जिम्मेदारी है कि वो हेट स्पीच को रोकें और अगर इस जिम्मेदारी को निभाने में कोई नाकामयाब होता है तो वो एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना के समान माना जाएगा, ये अदालत ने कहा था। सख्त आदेश जारी किए थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चिंता जताई और कहा है कि ज़रूरी है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, तभी देश का सामाजिक ताना बाना बना रह सकता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और अब सुप्रीम कोर्ट आगे भी इस मामले की सुनवाई करता रहेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बेल्लारी में रोड शो किया। कर्नाटक के हावेरी और धारवाड़ में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कांग्रेस के नेताओं की गाली से बीजेपी का समर्थन और बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी के पास मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर, प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विषैला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। आप मोदी जी को गाली बोलकर कर्नाटक की जनता को नहीं बहका सकते। मोदी जी को गाली दोगे, इतना मोदी जी का समर्थन बढ़ने वाला है, ये आप नहीं समझते। वहीं कांग्रेस ने भी गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग पहुंचा। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के आपत्तिजनक, सांप्रदायिक और झूठ बयानों की शिकायत की। हमने चुनाव आयोग से इस तरह के लोगों पर बैन लगाने की मांग की है। तो इसलिए चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण दायरे का पुलिसमैन है और उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उसको तुरंत एक्शन इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि चुनाव के समय बहुत कम होता है और कितना भी बड़ा पद हो, कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी बड़ा ओहदा हो, कानून सबके लिए बराबर है। और इसलिए हमने अपनी बात अंत की ये कह के कि ऐसे लोगों को तुरंत चुनाव कैंपेन में शरीक होने से रोक कर देना चाहिए। बीजेपी ने कुछ पीडब्ल्यूडी दस्तावेजों को जारी कर आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के आसपास 2 बंगले खाली करवाए गए ताकि अरविंद केजरीवाल के घर का विस्तार किया जा सके। अब दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा है कि ये आरोप झूठे हैं। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास को और बढ़ाने के लिए अपने घर के आसपास फ्लैगस्टाफ रोड के कई सरकारी बंगले खाली करा लिए। ये आदेश साल 2021 में जारी किए गए थे। पहले कहावत थी कि जनता जगह खाली करो, राजा आ रहे हैं।
कुछ यही हालत आज के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब की है कि राजा साहब आ रहे हैं, इसलिए अपने अपने जो फ्लैट हैं वो खाली कर दो ताकि वहां जो है शीश महल को बढ़ाया जाए। जो सरकारी बंगला नंबर 8A और B है वो ठीक अरविंद केजरीवाल के घर के बगल में है। आरोपों पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन इन आरोपों पर दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री निवास के विस्तारीकरण की कोई योजना नहीं है। ये घर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए फ्लैट्स बनाने को खाली कराए गए हैं। इन जगहों पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए टाइप 4, 5, 6 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। हाल ही में बीजेपी ने कुछ दस्तावेज जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने घर के नवीनीकरण में 45 करोड़ रुपए खर्च किए। जो दस्तावेज भी PWD का है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है उस दस्तावेज में कि ये जो खाली कराए गए हैं घर वो अरविंद केजरीवाल के विस्तारीकरण के लिए, घर के विस्तारीकरण के लिए खाली कराए गए हैं। तो फिलहाल अब दोनों तरफ के आरोप और प्रत्यारोप हैं। जनता को तय करना है कौन ठीक है कौन गलत है। फिलहाल बैकफुट पर भले ही आम आदमी पार्टी सरकार हो, लेकिन आज जो ये विस्तारीकरण का नया मामला सामने आया है उस पर जरूर सूत्र कह रहे हैं कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शराब घोटाले की ईडी केस में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। ईडी ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की रिहाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एक आदमी के बारे में इतनी बातें क्यों कही जा रही हैं, मुझे हैरानी होती है। लोगों को जेल से छुट्टी मिलती है, ये जरा बताइए ना। एक आदमी के बारे में जो इतनी बात बोली जा रही है, ये हमको आश्चर्य लग रहा है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? ऐसा तो कुछ नहीं है। और इसके बारे में आप अच्छी तरह जान लीजिए कि राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी साहब ने कल ही सारी बातें बता दी है कि आजीवन कारावास में बंद कैदियों की वास्तविक अवधि 14 वर्ष एवं परिहार जोड़कर 20 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत कारा से मुक्त करने का प्रावधान है। जाते जाते आपको बता दें, देश की पहली कोविड नेजल वैक्सीन मुंबई में बुजुर्गों को दी जानी शुरू हो गई है और इंजेक्शन का डर समाप्त हो गया है। 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को अब ये वैक्सीन दी जा रही है। सिर्फ 2 बूंद वाला बूस्टर डोज, इंजेक्शन का डर खत्म और दर्द चुभन जैसे खतरे से आजादी, क्योंकि नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन आ चुकी है। कोरोना के खिलाफ देश की पहली नेजल वैक्सीन इनकोवैक मुंबई में सीनियर सिटीजन को मुफ्त बूस्टर डोज के तौर पर दी जानी शुरू हो गई है। अब वापस कोविड बढ़ रहा है, अगर ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी, तो इसलिए ले लिया मतलब। और ये नेजल हमने जब पढ़ा था तो अच्छा लगा था और ये काफी अच्छा लगा। आउट ऑफ इंडिया जून में जा रहा हूँ, जून फर्स्ट वीक में, तो वहाँ एयरपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए करके मैं ले रहा हूँ। अभी कोरोना वापस बढ़ रहा है, इसके लिए मैंने तीसरा डोज लिया। पहला लिया था, डोज लिया, मैं बोला अभी कोरोना हट गया तो लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात थोड़ा लंबा था और गर्मी के सीज़न में बहुत लाइन भी थी, उसके लिए गया नहीं। और दूसरी वैक्सीनेशन बोला तो ये नाक में देता है, पहले इंजेक्शन में था, अभी नाक में देने से अच्छा है, इसके लिए वो अच्छा लगा। कोविड वैक्सीनेशन जो पहले इंजेक्शन के थ्रू से दिया जाता था उसमें तो कुछ लोगों को थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन ये वैक्सीनेशन अभी जो दिए जा रहा है ये नाक में ड्रॉप के थ्रू दिए जा रहे हैं, इसके वजह से इसमें कोई डरने की बात नहीं है और इसको कोई साइड इफेक्ट भी अभी आने की कोई चांसेस। अब वो 60 ईयर्स जो ओल्ड एज है उनके लिए अभी फिलहाल वैक्सीनेशन चालू किया। वैसे मुंबई में अब तक सिर्फ 15% लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है।
इसलिए बीएमसी इसे लेकर अभियान भी चला रही है। अभी अपन इसके लिए अपन अवेयरनेस पूरे एरिया में अपन अपनी हेल्प पोस्ट के थ्रू से किया है। मुंबई महानगर पालिका के ट्विटर हैंडल पे भी ये सब चीज़ें अपन प्रसारित की है और जहाँ जहाँ अपन एरिया में प्रोपोगेंडा कर सकते हैं अपने बीएमसी जो CHV और आशा वर्कर है उनके थ्रू से कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस साल बढ़े कोविड मामलों की वजह से अब तक 93 मौतें हो चुकी हैं। इनमें 73% मौत 60 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों की है। इसीलिए मुंबई नगर निगम के 24 वार्ड्स में चयनित केंद्रों पर सबसे पहले बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत हुई है। जानकारों का मानना है कि नाक के जरिए कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करता है और हालत बिगड़नी शुरू होती है। इसलिए नेजल वैक्सीन असरदार साबित हो सकती है। इससे इम्यून रिस्पांस बेहतर होगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।